इस गहन चर्चा में स्वागत है। हाँ। आज की चर्चा का जो आधार है वो कुछ बेहद दिलचस्प स्रोत हैं। हमारे पास एक विस्तृत साहित्यिक विश्लेषण है, एक बहुत ही कालजयी कहानी का सारांश है और साथ ही हिंदी मुहावरों की कुछ गहरी पड़ताल भी है। बिल्कुल। और आज का हमारा मुख्य विषय है मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही प्रसिद्ध रचना पंच परमेश्वर। सही कहा। लेकिन देखिए, इस चर्चा का उद्देश्य सिर्फ एक पुरानी कहानी का सारांश पढ़ना नहीं है। हमारा मिशन है उन स्रोतों के माध्यम से उस जटिल इंसानी मनोविज्ञान को डिकोड करना जहां व्यक्तिगत रिश्तों और सत्य के बीच यानी न्याय के बीच सीधा टकराव होता है। यह बहुत जरूरी है। यह विश्लेषण उन सभी के लिए है जो सूचनाओं के बोझ तले दबे बिना साहित्य और समाज शास्त्र का एक त्वरित और सटीक नजरिया चाहते हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। जब मैं इन स्रोतों को पढ़ रहा था तो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात जुम्मन शेख और अलगू चौधरी की दोस्ती की रूपरेखा थी। हाँ, वह कोई सामान्य मित्रता तो बिल्कुल नहीं थी। बिल्कुल नहीं। मतलब वो केवल साथ उठते बैठते नहीं थे, उनकी खेतीबाड़ी साझा थी, लेन देन साझा था और एक दूसरे के परिवारों पर उनका अटूट विश्वास था। गांव के लोग उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन स्रोत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना का जिक्र है जिसने इस मजबूत ढांचे को हिलाकर रख दिया। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी जिनका जुम्मन के अलावा दुनिया में कोई नहीं था। हाँ, और खाला ने अपनी सारी संपत्ति जुम्मन के नाम कर दी थी, बस इस शर्त पर कि वो जीवन भर उनका पालन पोषण करेगा। और यहीं से कहानी का असली मतलब जो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक संघर्ष है वो शुरू होता है। मैं कहूंगी कि यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि उस दौर के पितृसत्तात्मक समाज में एक वृद्ध महिला की स्थिति कितनी असुरक्षित होती थी, खासकर जब उसके पास कोई स्वतंत्र आय न हो। बिल्कुल। जब तक संपत्ति खाला के नाम थी तब तक उनका सम्मान था। ये सिर्फ प्रेमचंद की कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि आज भी कई समाजों की एक बहुत कड़वी सच्चाई है। होने से पहले तक जुम्मन ने खाला की बहुत अच्छी देखभाल की। हाँ, की थी। तो क्या सिर्फ जमीन के एक टुकड़े का मालिकाना हक मिल जाने से कोई इंसान अपने ही परिवार के प्रति इतना क्रूर हो सकता है? मतलब रजिस्ट्री पक्की होते ही जुम्मन और उसकी पत्नी का व्यवहार पूरी तरह से बदल गया। खाला को ताने मारे जाने लगे, उनका खाना पीना भी कम कर दिया गया। देखिए, ये एक बहुत ही सटीक मनोवैज्ञानिक बदलाव है जिसे स्रोतों ने रेखांकित किया है। इसे हम संरचनात्मक शक्ति का दुरुपयोग कह सकते हैं। जुम्मन शुरुआत से ही कोई बुरा इंसान नहीं था। तो फिर ऐसा क्या बदला? जब उसे ये एहसास हो गया कि अब संपत्ति कानूनी रूप से उसकी है और खाला उस पर पूरी तरह से निर्भर है, तो सत्ता का जो संतुलन था वो पूरी तरह से बदल गया। इंसान का लालच अक्सर उसकी नैतिकता पर हावी हो जाता है। ये तो है। जुम्मन ने जानबूझकर क्रूर बनने का फैसला नहीं किया होगा, लेकिन उसने अपनी पत्नी के दुर्व्यवहार पर मौन साध लिया। ये मूक सहमति भी एक प्रकार की क्रूरता ही है, जो ये दर्शाती है कि निजी स्वार्थ के आगे मनुष्य कितनी जल्दी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लेता है। सही बात है। और इस दुर्व्यवहार की गंभीरता को स्रोत में एक बहुत ही प्रभावशाली मुहावरे के जरिए समझाया गया है। विश्लेषण में कहा गया है कि खाला मानो घुट घुट कर मरने को मजबूर थीं। घुट घुट कर मरना। हाँ, स्रोत इस मुहावरे का अर्थ केवल शारीरिक कष्ट नहीं बताता, बल्कि एक गहरी मानसिक पीड़ा बताता है। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां इंसान असहनीय लाचारी के कारण हर दिन तड़पता है। बिल्कुल। एक ही घर में रहते हुए जहां कभी उनका राज चलता था, अब हर रोज का अपमान उनके लिए घुटन बन गया था। ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, ये खाला की संपूर्ण मनोवैज्ञानिक स्थिति का बहुत सटीक चित्रण है। और शायद यही वो बिंदु है जहां से विद्रोह का जन्म होता है। मतलब जब घुटन अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो सबसे कमजोर व्यक्ति भी व्यवस्था के खिलाफ खड़ा होने का साहस जुटा ही लेता है। बिल्कुल सही कहा। खाला ने भी चुपचाप उस अन्याय को सहने से इनकार कर दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इस मामले को पंचायत में ले जाएंगी। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। जब पंचायत बैठती है तो नियम के अनुसार खाला को अपना पंच चुनने का अधिकार दिया जाता है। और पता है खाला किसे चुनती है? अलगू चौधरी को। बिल्कुल, अलगू चौधरी। वही अलगू जो जुम्मन का सबसे घनिष्ठ मित्र था। ये पढ़कर पहली बार में तो हैरानी होती है कि खाला ने अपने खिलाफ खड़े व्यक्ति के सबसे पक्के दोस्त को ही अपना न्यायाधीश क्यों बना दिया। ये खाला का एक अत्यंत रणनीतिक और मनोवैज्ञानिक दाव था। उन्होंने केवल एक व्यक्ति को नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अलगू चौधरी की अंतरात्मा को चुनौती दी। अंतरात्मा को चुनौती, ये बहुत गहरी बात है। तान है या सिर्फ एक अंधा दोस्त? और जो मन की प्रतिक्रिया, वो भी गौर करने लायक है।
विश्लेषण बताता है कि जुम्मन डरा नहीं था, बल्कि वो अंदर ही अंदर फूला नहीं समा रहा था। उसे पक्का यकीन था कि ये मामला तो अब उसकी मुट्ठी में है। स्वाभाविक है। जुम्मन का ये अति आत्मविश्वास उस समाज की यथार्थवादी सोच का परिचायक है। मतलब उसे सच में लगता था कि अलगू अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेगा? बिल्कुल। अक्सर लोग यही मानकर चलते हैं कि संकट के समय में अपने ही काम आते हैं, चाहे वे गलत ही क्यों न हो। जुम्मन मान बैठा था कि दोस्ती के रिश्ते न्याय और नैतिकता से ऊपर होते हैं। उसे लगा अलगू उनकी दोस्ती का ताना बाना कभी नहीं तोड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अलगू चौधरी की जो मानसिक स्थिति थी, स्रोत उसका बहुत ही मार्मिक वर्णन करते हैं। अलगू एक भारी दुविधा में था। हाँ, एक तरफ बचपन का दोस्त और दूसरी तरफ एक असहाय बूढ़ी औरत। सही कहा। स्रोत में एक विशेष शब्दावली का प्रयोग किया गया है, आसंदी। जैसे ही अलगू चौधरी पंच की आसंदी यानी न्याय की गद्दी पर बैठता है, उसके भीतर अचानक एक बदलाव आता है। स्रोत के अनुसार उसे एहसास होता है कि इस गद्दी पर बैठते ही मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर बोलता है। ये आसंदी का जो प्रतीक है ना, ये दरअसल एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। आधुनिक मनोविज्ञान में इसे हम रोल स्कीमा कह सकते हैं। रोल स्कीमा, इसे थोड़ा और समझाएंगी? जरूर। जब व्यक्ति किसी विशेष पद या भूमिका को ग्रहण करता है, तो उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी व्यक्तिगत पहचान और पूर्वाग्रहों को पीछे छोड़ दे। अच्छा, जैसे एक जज से उम्मीद की जाती है। बिल्कुल। अलगू जब तक जमीन पर खड़ा था, वो जुम्मन का दोस्त था, लेकिन जैसे ही वो उस गद्दी पर बैठा, वो संपूर्ण समाज की नैतिक चेतना का प्रतिनिधि बन गया। उस कुर्सी का दबाव इतना अधिक था कि वो चाहकर भी असत्य का साथ नहीं दे सकता था। और उसी नैतिक दबाव के चलते अलगू ने अपना फैसला सुनाया। उसने जुम्मन की दोस्ती की परवाह किए बिना न्याय का साथ दिया। पूरे गांव के सामने निर्णय दिया गया कि जुम्मन को अपनी खाला का उचित पालन पोषण करना ही होगा। और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे संपत्ति वापस करनी पड़ेगी। साहित्यिक विश्लेषण बताता है कि इस फैसले ने पूरे गांव को स्तब्ध कर दिया था। स्तब्ध होना तो स्वाभाविक था। अलगू ने उस युग की सामान्य सामाजिक अपेक्षाओं को जो तोड़ दिया था। लेकिन स्रोत इस बात पर भी प्रकाश डालते हैं कि सही काम करने की हमेशा एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हाँ, उस निष्पक्ष फैसले से उनकी वो महान दोस्ती टूट गई। बिल्कुल। जुम्मन को लगा कि उसके सबसे करीबी दोस्त ने उसके साथ विश्वासघात किया है। बातचीत बंद हो गई, संबंध खत्म हो गए और कड़वाहट इतनी बढ़ गई कि जुम्मन अलगू से बदला लेने की ताक में रहने लगा। यह अलगाव कहानी के सबसे यथार्थवादी पहलुओं में से एक है। सत्य के पक्ष में खड़े होने का मतलब अक्सर अपने प्रियजनों के खिलाफ खड़ा होना होता है। जुम्मन का क्रोध भी अपनी जगह स्वाभाविक था, क्योंकि उसका अहंकार टूट गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अलगू ने यह फैसला दुश्मनी में नहीं बल्कि कर्तव्य के कारण लिया है। और यहीं से कहानी के दूसरे चरण की शुरुआत होती है, जो इसे एक कालजयी साहित्य बना देती है। हाँ, कुछ समय बाद परिस्थिति पूरी तरह पलट जाती है। इस बार मुसीबत अलगू चौधरी पर आती है। बिल्कुल। अलगू ने समझू साहू नाम के एक व्यापारी को अपना एक मजबूत बैल बेचा था। ये एक आर्थिक लेन देन था, लेकिन दुर्भाग्य से कुछ ही समय बाद वो बैल मर गया। और जब अलगू ने साहूकार से अपने बैल के पैसे मांगे तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका तर्क था कि अलगू ने उसे पहले से ही बीमार बैल बेचा था। यहाँ 20वीं सदी के शुरुआती कृषि समाज के आर्थिक यथार्थ को समझना बहुत जरूरी है। उस दौर में एक बैल का मर जाना किसी छोटे किसान के लिए बहुत बड़ी त्रासदी होती थी। हाँ, ये आज के समय में एक ट्रैक्टर खो देने जैसा था। और चूंकि ये लेन देन बिना किसी कागजात के केवल मौखिक वादों पर होते थे, तो विवाद बहुत उलझ जाते थे। अलगू के लिए ये अस्तित्व का संकट बन गया था और इसलिए ये मामला भी अंततः पंचायत में जा पहुंचा। और जब ये मामला पंचायत में पहुंचा तो कहानी में एक जबरदस्त नाटकीय मोड़ आया। जब पंच चुनने की बारी आई तो व्यापारी समझू साहू ने जुम्मन शेख का नाम प्रस्तावित कर दिया। हाँ, और ये नाम सुनते ही पूरी पंचायत में सुगबुगाहट फैल गई। गांव वालों की मानसिकता का जो विश्लेषण स्रोत में किया गया है वो बहुत सटीक है। सबको लगा कि अब जुम्मन के पास अपना पुराना बदला लेने का अचूक मौका है। गांव वालों का ये सोचना मानव स्वभाव के उस स्याह पक्ष को दर्शाता है, जहां लोग मानकर चलते हैं कि प्रतिशोध ही इंसान की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि जुम्मन अपने पद का दुरुपयोग करेगा। जब जुम्मन उस पंचायत की भीड़ के सामने से गुजरकर पंच की गद्दी की ओर बढ़ रहा था, तो निस्संदेह उसके भीतर भी बदले की भावना हिलोरे ले रही होगी। लेकिन स्रोत के अनुसार जैसे ही जुम्मन उस गद्दी पर बैठा, एक चमत्कारिक परिवर्तन हुआ। बिल्कुल वैसा ही एहसास जो कभी अलगू को हुआ था। हाँ, जुम्मन के भीतर का सत्य अचानक जागृत हो गया।
उसे ये अनुभव हुआ कि यहाँ दोस्त या दुश्मन नहीं होता, यहाँ सिर्फ न्याय होता है। ये पढ़कर अक्सर सवाल उठता है कि क्या वाकई केवल एक गद्दी पर बैठ जाने से इंसान के मन का जहर इतनी जल्दी उतर सकता है? मैं इसे केवल गद्दी का चमत्कार नहीं कहूंगी। ये दरअसल आत्म साक्षात्कार का वो क्षण है जहां व्यक्ति को अपने क्षुद्र स्वार्थों और उच्च नैतिक जिम्मेदारी के बीच का अंतर दिखाई देने लगता है। जिम्मेदारी का बोध। भावना से गलत फैसला सुनाता है तो वो उस पूरी न्याय व्यवस्था को कलंकित कर देगा। प्रेमचंद का यही संदेश है कि निजी पूर्वाग्रहों से ऊपर उठना ही सच्चे न्याय की असली पहचान है। और इसी शुद्धिकरण के साथ जुम्मन ने अपना फैसला सुनाया, एक ऐसा फैसला जिसने फिर से पूरे गांव को चौंका दिया। उसने व्यापारी के खिलाफ और अलगू के पक्ष में निर्णय दिया। हाँ, उसने स्पष्ट किया कि जब अलगू ने बैल बेचा था तब वो बिल्कुल स्वस्थ था, इसलिए व्यापारी को बैल की पूरी कीमत चुकानी ही होगी। इस फैसले का असर उन दोनों पर क्या हुआ, इसका स्रोत में बहुत ही भावुक चित्रण है। फैसला सुनाते ही दोनों मित्रों की आंखों में आंसू आ गए थे। बिल्कुल, जो कड़वाहट महीनों से उनके दिलों में दीवार बनकर खड़ी थी, वो उन आंसुओं के साथ ढह गई। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। यह दृश्य इस बात का प्रमाण है कि सच्चा न्याय अंततः समाज या रिश्तों को तोड़ता नहीं है, बल्कि उन्हें और मजबूत करता है। जुम्मन को उस दिन गहराई से समझ आ गया कि अलगू ने अपनी बारी में जो किया था वो उसकी दुश्मनी नहीं, उसका सर्वोच्च कर्तव्य था। सही कहा। जब इंसान स्वयं उस कठिन परिस्थिति से गुजरता है तभी वो दूसरे की दुविधा को समझ पाता है। ये पूरा घटनाक्रम अंततः उस एक पंक्ति पर आकर ठहरता है जिसका जिक्र स्रोत के अंत में है। पंच के हृदय में परमेश्वर का वास होता है। यहाँ परमेश्वर का अर्थ किसी धार्मिक देवता से नहीं है। यह उस परम सत्य, उस निष्पक्षता का प्रतीक है जो किसी भी न्यायाधीश के भीतर होनी चाहिए। लेकिन अब एक बड़ा सवाल उठता है, इन स्रोतों से जो हमें विश्लेषण मिला है उसका आज के संदर्भ में क्या अर्थ है? आज के दौर में जब न्याय की प्रक्रिया पूरी तरह से आधुनिक अदालतों और वकीलों पर निर्भर है, तब इस पुरानी कहानी की क्या प्रासंगिकता है? इस विश्लेषण से कई बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। सबसे पहला है निर्णय लेने वाले पदों पर निष्पक्षता का मूल्य। जैसे आज के ऑफिसों में, हाँ, चाहे वो किसी कॉर्पोरेट ऑफिस का एचआर विभाग हो या कोई मैनेजर जो विवाद सुलझा रहा हो, कहानी सिखाती है कि जब आप किसी अधिकार वाले पद पर बैठते हैं तो आपको अपनी निजी रिश्तों और पसंद नापसंद से पूरी तरह मुक्त हो जाना चाहिए। और स्रोत से दूसरा बिंदु जो उभर कर आता है वो है कर्तव्य और भावनाओं के बीच का संतुलन। अक्सर हमें लगता है कि जो हमारा मित्र है हमें हर परिस्थिति में उसका साथ देना चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। लेकिन ये कहानी इस धारणा को तोड़ती है। सच्ची मित्रता वही है जो आपको गलत काम करने से रोके। अगर सत्य बोलने के कारण कोई आपसे दूर हो जाता है तो शायद वो रिश्ता सच्चा था ही नहीं। और जैसा कि हमने अंत में देखा, अगर रिश्ता सच्चा है तो सत्य उसे वापस जोड़ ही देता है। और पहलू है संस्थाओं की गरिमा का संरक्षण। आज के दौर में जब लोग अक्सर अपने निजी फायदों के लिए व्यवस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, यह विश्लेषण याद दिलाता है कि समाज की मजबूती इसी बात पर निर्भर करती है कि हम अपनी संस्थाओं की नैतिक शुचिता को कितना बचा कर रखते हैं। मुंशी प्रेमचंद की ये विशेषता रही है कि उन्होंने ग्रामीण पृष्ठभूमि के माध्यम से एक ऐसे सार्वभौमिक सत्य को छुआ है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक दर्पण है जिसमें हम अपनी नैतिकता को तौल सकते हैं। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। यह आख्यान हमें भविष्य के लिए एक नैतिक दिशा निर्देश भी देता है। भले ही सत्य का मार्ग संघर्ष से भरा हो, जीत अंततः उसी की होती है जो निष्पक्ष खड़ा रहता है। तो इस विस्तृत और गहन चर्चा को यहीं समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले इस विश्लेषण से उपजे एक विचार के साथ हम इस चर्चा को विराम देते हैं। वो विचार क्या है? स्रोतों ने हमें बताया कि पंच की गद्दी पर बैठने के बाद व्यक्ति निष्पक्ष हो जाता है, उसमें परमेश्वर का वास होता है। वह गद्दी उसे पूर्वाग्रहों से ऊपर उठा देती है। बिल्कुल। लेकिन यह सोचने वाली बात है कि क्या न्याय करने, सत्य बोलने और निष्पक्ष होने के लिए हमें हमेशा किसी गद्दी या विशेष पद की प्रतीक्षा करनी चाहिए? क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी घटनाओं में बिना किसी पद के भी अपनी भावनाओं और सत्य के बीच वैसा ही निष्पक्ष संतुलन नहीं बना सकते? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या वह परमेश्वर या वह सत्य केवल एक औपचारिक पंच के हृदय में ही वास कर सकता है, या उसे हर आम इंसान के दैनिक आचरण में भी बसाया जा सकता है? इस सवाल को हम यहीं छोड़ते हैं। आज की इस गहन चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ
फिर जुड़ेंगे। नमस्कार।